हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी नई MCQ सीरीज में जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। इस सीरीज में आपको पता है हम सभी विषयों से अलग अलग विषयों से उसमें क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और आप उससे सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है? पहले आप पेपर पेन लेकर के बैठते हैं और पेपर पेन जिसने भी नहीं लिया वो प्लीज ले लीजिए। ये मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है इसका। आपको पेपर पेन लेकर के बैठना है और फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके सामने, आपको उसका आंसर करना है और उस आंसर को अपने पेपर पे लिखना है। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन के दौरान आप सुनेंगे कि जो भी ऐसे पॉइंट्स जो आपको नहीं पता है वो प्लीज अपने पेपर पे लिखते चलिएगा और अगर आपको पता है तब तो कोई बात नहीं। उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर है जो वो जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये PDF है जो जो मैं आपके साथ अभी सामने खोलूंगा, वो कहाँ मिलेगी? वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे सुपर लर्निंग डे सेल से संबंधित है, क्योंकि अभी सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है। तो आज 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 30 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल ऑफर दिया गया है प्राइस के मामले में। 26,999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। 3 बैचेस जो कि हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों में ये एक साथ स्टार्ट हो रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब हुआ कि आपको लिखित में चीजें जो हैं वो अंग्रेजी में मिलेंगी लेकिन समझाई वो है हिंदी में जाएंगी। ठीक है, तो ये किसी भी बैच में आप जिससे में भी अपनी प्रिपरेशन रखना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। ठीक है, सारे आपको फीचर्स पता हैं जैसे कि आपका फाउंडेशन इसमें आपका तैयार करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स इसमें दिया जाएगा, सक्सेस इन मेंस की तैयारी कराई जाएगी और उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण फीचर इसका कि इसमें एक आवासीय कार्यक्रम मौजूद है। अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और फिर यहाँ बुला करके आगे की जो मेंस की सारी तैयारी है, इंटरव्यू की सारी तैयारी है, वो यहाँ रह के ही आपको करनी है बाद में। ठीक है, तो चलिए। और इसके अलावा कुछ बच्चे जो 2025 के लिए बैच देख रहे हैं उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर दिया गया है इस लर्निंग डे सेल के तहत। आपको 32,999 में ये मिल जाएगा ओम लाइव कोड अगर आपने इस्तेमाल किया तो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 तक ही वैलिड है ये। ठीक है, 30 तक ही ये वैलिड है और इसका बैच है जो ऑलरेडी ये 22 तारीख से शुरू हो चुका है। ठीक है, 22 से चल रहा है लेकिन अभी भी 30 तक ये आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन है जो वो सत्य हैं? कितने कथन है जो वो सत्य हैं? बताइए। देखिए, अगर आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए फिर उसके बाद चेक कीजिएगा। देखिए, जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को की निंदा की गई है तो ये गलत है, उसमें निंदा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। मैं कल भी आपको मैंने बताया था, अगर किसी ने आज पहली बार कोई हमारे साथ जुड़ा है और कल का सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के सेशन आप देख लीजिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्सट्रीम को फॉलो नहीं करता जैनिज्म। ठीक है, तो जैन धर्म है जो वो किसी भी एक्सट्रीम को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की निंदा इन्होंने नहीं की है। ठीक, जबकि यहाँ लिखा है कि निंदा की गई, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कर्म के आधार पर ही इनका जीवन मरना सब कुछ कर्म के आधार पर ही माना जाता है। ठीक है, कर्मवाद को इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो ये सही है। इसके अलावा जैन धर्म में कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि युद्ध जब होते हैं तो किसी ना किसी की जान ली जाती है ना, किसी की मौत होती है, जान ली जाती है, तो वो चीज यहाँ पर प्रतिबंध है। ठीक है, ये प्योर अहिंसावादी है। प्योर अहिंसा अगर आपको देखना है तो जैनिज्म एक एग्जाम्पल की तरह देखा जा सकता है। कृषि है जो, कृषि में भी जब आप कृषि करते हैं तो जुताई करते हैं, उस दौरान जीव जंतु जो कि जमीन के नीचे रह रहे हैं, जमीन में रह रहे हैं, वो मर जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो या पेड़ पौधे भी ले लीजिए, पेड़ पौधों को भी काटते हैं, तो जिसमें भी जीवन है, ठीक है, जीवन है, तो उसको ये पूरी तरीके से प्रतिबंध करते हैं कि नहीं, ऐसी चीज को के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। तो कृषि और युद्ध दोनों को उन्होंने प्रतिबंध किया गया है, तो ये वाला सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बलबन को माना जाता है।
बलबन ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। और इसके आंसर से पहले आप लोग प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। आप लोग बहुत कम सेशन को शेयर कर रहे हैं। देखिए, हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है, फ्रेंकली बात यही है। और यहाँ की इस सेशन की जो यूट्यूब पर ये फ्री में आप देख पा रहे हैं, इसकी जो कीमत है वो यही है कि इसकी रीच ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी रीच ज्यादा नहीं हुई तो आप समझिए इस बात को कि मैनेजमेंट इसको रोक देगा, है ना। इस सीरीज को रोकना पड़ जाएगा, क्योंकि जब व्यूज ही नहीं आ रहे, जब कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर जब बच्चों को फायदा हो ही नहीं पा रहा है, पहुंच ही नहीं बन पा रही है वहां तक, तो फिर क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, आप प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक, अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें बार बार कहना क्यों पड़ रहा है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये मेरी आपसे शिकायत है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके इस सेशन के लिए, समझिए इस चीज को। ठीक है, और आप लोग अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। ठीक है, चलिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बलबन को माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश इलबारी तुर्क तुर्क से संबंधित है उनका। ठीक है, याद रखिएगा, कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था। ठीक है, वो टर्किश है, तुर्की है। ठीक, और ये इनके लिए, इल्तुतमिश के लिए क्या कहा जाता है? वो इलबारी तुर्क। और जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उस वक्त वो क्या थे? वो बदायूं में सूबेदार हुआ करते थे, है ना। गुलाम वंश के बारे में बात कर रहे हैं, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ऐबक के बाद जब आपके इल्तुतमिश आए तो उनको है जो वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, न कि बलबन को। ठीक, तो बलबन ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी इल्तुतमिश के लिए कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने सुल्तान का जो पद है, क्योंकि आपको पता है कि पहला गुलाम वंश में सबसे फर्स्ट आदमी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु 1206 में हुई, ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट आदमी कौन बना? फर्स्ट जो शासक बना वो बना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उन्होंने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया, मलिक और सिपह सलार की जैसी जो उपाधि थी उससे काम चलाया। लेकिन ये इल्तुतमिश जब आए तो फिर सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण की और उसको वंशानुगत बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट किसके बारे में है? ये दोनों स्टेटमेंट इल्तुतमिश के बारे में है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दोनों गलत। ठीक है, आगे बढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना, दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग करना, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलाबंदी करना, उपर्युक्त में से कितने सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से खराब संबंधों के कारक हैं? ठीक है, सिराजुद्दौला, आपको पता है सिराजुद्दौला के जो अंग्रेजों से खराब संबंध हुए उसके पीछे के कई सारे कारण थे। ठीक है, कल हमने देखा भी था कि जैसे आप ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में भी हमने देखा था, वो बाद में ये इसके बाद की घटना है वो। ठीक है, तो खैर, मैं आपसे आज जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो ये है कि ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो जिससे उनके रिश्ते जो अंग्रेजों के साथ थे वो खराब थे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट कहूं तो ये वाला। ठीक है, दस्तक का कंपनी मिसयूज, दस्तक का मिसयूज। अब ये दस्तक क्या चीज है? दस्तक क्या है कि एक परमिशन है, एक आप ये कह सकते हैं कि गेट पास है ना। मतलब कि चुंगी कर है, सीमा शुल्क है। ये एक तरह का सीमा शुल्क है जो कि किसने दिया था अंग्रेजों को? 1717 में फरूख शेर ने। ठीक है, 1717 में फरूख शेर ने ये परमिशन इनको दे दी थी। तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज ये लोग, अंग्रेज लोग कर रहे थे। तो एक तो ये इनकी नाराजगी थी। दूसरा, कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उसका ये वाला कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना। ठीक है, तो वो जब कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने गए तो उसकी अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर दी। ठीक, तो ये सारे कुछ कारण हैं, जो वो तीनों ही कारण यहाँ पर जितने भी सामने आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ही कारक है उनके खराब संबंधों के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी सभी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी तीन। आगे बढ़े, मोपला विद्रोह के संबंधित कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोपला, देखिए 1921 में मालाबार क्षेत्र में द्वितीय मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह, ये मोपला से संबंधित क्वेश्चन हम पहले फर्स्ट वाला जो हमारा सेशन था उसमें कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा
तो वहां पर जाकर के देखें और इसको कोशिश करें कि गलत ना करें, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि वहां पर एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं एक बार मोपला को। देखिए 1921 में मालाबार क्षेत्र में द्वितीय मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह ने सांप्रदायिक विद्रोह बन गया और मोपला विद्रोह सांप्रदायिक विद्रोह बन गया। ठीक, उसके बाद गांधी जी ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। ठीक है, उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं बताइए, कितने कथन सत्य हैं? देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि 1921 में मालाबार क्षेत्र में, क्योंकि ये केरल क्षेत्र की बात, द्वितीय मोपला विद्रोह की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मोपला विद्रोह पहले भी हुआ है, ठीक है, और काफी लंबे समय तक वहां पर अलग अलग तरीके की कई सारी झड़प हुई है। तो ये वाला जो 1921 वाला ये फेमस है, ठीक है। और उस दिन हमने पढ़ा भी था कि असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान, ये इसका टाइम पीरियड असहयोग आंदोलन के साथ साथ में है, ठीक है। तो अब असहयोग आंदोलन में कौन सक्रिय था? गांधी जी सक्रिय थे, इतना तो आपको आइडिया है। तो गांधी जी वहां पर जब सक्रिय थे और वो जो हो रहा था उसमें सपोर्ट किसका था? खिलाफत मूवमेंट भी साथ में चल रहा था, खिलाफत और असहयोग, ठीक है, ये मिक्स करके साथ में चले थे, आगे बढ़े थे। क्योंकि खिलाफत वाला क्यों चला था? खिलाफत इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो मुस्लिम वर्ग था वो किससे नाराज था? वो मुसलमानों से, वो अंग्रेजों से नाराज था। अंग्रेजों से नाराज होने का कारण क्या था? कि उनके जो खलीफा थे, ठीक है, उनको पदच्युत कर दिया गया था, उनको पद से हटाया गया था। तो उससे क्या है कि जो यहाँ के भारत में जो उनके जो मुस्लिम थे वो उनसे नाराज थे, ठीक है। अब इधर असहयोग गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब ये दोनों मिलकर के असहयोग आंदोलन इन लोगों ने चलाया और वहां पे सपोर्ट भी किया। गांधी जी ने असहयोग क्यों चलाया? क्योंकि ये जो घटना हुई 1919 वाली जलियांवाला बाग कांड, उसके अगेंस्ट में फिर ये शुरू हुआ। ठीक, तो दोनों वर्ग मिले, मतलब हिंदू भी और मुसलमान दोनों ने मिल करके इसको आगे बढ़ाया। यहां देखिए ये कहाँ की? साउथ की बात हो रही है, ठीक है। अब साउथ में क्या चल रहा है? साउथ में, क्योंकि जलियांवाला बाग और ये सारा सारा कुछ नॉर्थ में चल रहा है, ठीक है। साउथ में भी ये वाला जो असहयोग था, ऐसा नहीं था कि साउथ में पहुंचा नहीं, वहां से भी सपोर्ट मिला। लेकिन ये घटना भी जो 1921 की, ये आपके मोपला विद्रोहियों से संबंधित है। कृषक आंदोलन है ये बेसिकली एक। और मोपला विद्रोही सांप्रदायिक विद्रोह बन गया, क्योंकि था तो एक कृषक, लेकिन सांप्रदायिक विद्रोह बना क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम लैंडलॉर्ड थे, मैक्सिमम जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, समझिएगा, जो मैक्सिमम लैंडलॉर्ड थे वो कौन थे? वो हिंदू थे, ठीक है, हिंदू थे। और जो आपके काश्तकार यानी कि जो आपके लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, जो वहां पर जो उनकी खेती करते थे, उस जमीनों में जो खेती करते थे हिंदुओं की, वो कौन थे? ज्यादातर वो मुस्लिम थे, ठीक है, ज्यादातर वो मुस्लिम थे। क्योंकि यहां पर दो वर्ग टकरा गए, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दो टकरा गए, तो इसलिए ये कैसा हो गया? सांप्रदायिक हो गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मालाबार केरल में था, ये भी सही हो गया। गांधी जी ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया, बिल्कुल सही हो गया, है ना। उस वक्त गांधी जी सक्रिय थे, गांधी जी ने सपोर्ट किया, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भीतरी ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक, दूसरा देखिए, जोवियन ग्रह गैस से बने हैं और इसका वायुमंडल सघन हाइड्रोजन और हीलियम के से बना है। ठीक है, कौन सा कथन यहां पर सही है बताइए। देखिए, अगर आप पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो भीतरी मतलब इनर प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। दो प्लैनेट्स हैं जो आपके 8 हैं, जो आठों को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक इनर वाले और एक आउटर वाले, ठीक है। आउटर वालों को हम जोवियन भी बोलते हैं, ठीक है, ये शब्द जो लिखा हुआ है, आउटर वालों को हम जोवियन भी बोलते हैं। तो इनर वाले कौन से हो गए? मैं बात कर रहा हूं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चार की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अंदर वाले हैं जो पृथ्वी की भांति शैलो और धातुओं से बने हुए हैं और ज्यादा घनत्व भी है इनका। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इन क्यों है ऐसा? क्योंकि ये आपका जो सन और आपका जो क्षुद्र ग्रह है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह, मतलब एस्ट्रॉयडल बेल्ट है, जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह की जो कक्षा है उसमें ये रहते हैं, ठीक है। और जो जोवियन ग्रह हैं मतलब आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, सैटर्न हो गया। जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, ठीक है, ये चार हैं जो बाहर वाले। जो बाहर वाले चार हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो सघन हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहां पर ये कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए,
अभी जो नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक किया, शेयर नहीं किया, प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। बहुत नीड है इस चीज की, ठीक है। आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही है जो इस चीज को मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और आपका ही सपोर्ट इसमें मुझे चाहिए, तभी ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो पाएगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच इसकी बढ़ाइए, पहुंचाइए इसको, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित विश्व का गैर ध्रुवीय शुष्कतम मरुस्थल है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा देखिए, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में विस्तृत है, किंतु इसका अधिकांश विस्तार बोत्सवाना में पाया जाता है। तीसरा देखिए, सहारा और कालाहारी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। कितने स्टेटमेंट सही हैं, बताइए। देखिए, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सहारा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि सहारा है जो वो आपका गैर ध्रुवीय, कि अगर हम विश्व के सब जितने भी मरुस्थल हैं, डेजर्ट हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा है? ये शुष्कतम है। शुष्कतम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि अगर ये कहता कि सबसे बड़ा है तब तो ठीक था, ठीक है। लेकिन शुष्कतम है, ड्राइएस्ट है, तो अट्टाकामा हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अट्टाकामा, ठीक है। अट्टाकामा डेजर्ट है, जो अट्टाकामा डेजर्ट आपका कहां पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। तो ये हो गया आपका गलत। कालाहारी मरुस्थल है जो वो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ठीक। ये गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम सेम स्टेटमेंट पहले यूज कर चुके हैं, लेकिन अलग सेंस में किया था। लेकिन ये चीज मैंने बताई थी कि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में विस्तृत है, किंतु इसका अधिकांश विस्तार, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में है? बोत्सवाना में है। ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है, बोत्सवाना में है ये, ठीक है। सहारा और कालाहारी है जो मरुस्थल, वो आपके उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बताइए, लोकेशन बताइए, आप इसकी लोकेशन देखिए और फिर बताइए उष्ण में आएगा कि उपोष्ण में आएगा? ये उपोष्ण में आएगा, ठीक है, उपोष्ण में, ठीक। तो ये हो गया गलत, तो एक सही है इसमें, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी लघु हिमालय में पाए जाने वाले हिल स्टेशन हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, अरब सागर की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का एक परिणाम है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। क्योंकि अगर अरब सागर की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ वहां पर, तो ये जो वेस्टर्न पार्ट था वो नीचे धंस गया, और जब ये नीचे धंस गया तो इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर का जो पानी है वो उसमें चला गया। तो जो अरेबियन सी कहा जाता है वो एक ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। आपको पता होगा कि हिमालय में जितने भी लगभग लगभग हिल स्टेशन पाए जाते हैं, वो सारे ही लघु हिमालय में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। लघु हिमालय में मिलेंगे, तो ये आपका शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी, ये सारे हिल स्टेशन ही है, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कथनों पर विचार करें। बाणगंगा तथा गंभीरी नदी यहां से प्रवाहित होती है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन इनमें सही है? किसके बारे में है? केवलादेव घाना के बारे में। कहां पर है केवलादेव घाना? बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पर है। ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में भी कहां है ये? राजस्थान में भी कहां है? आपके भरतपुर में पड़ता है, ठीक है, भरतपुर में। ये मैं लोकेशन इतने डीप, इतना स्पेसिफिक क्यों बता रहा हूँ? आप कहेंगे सर राजस्थान का पेपर थोड़ी देना है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लगे कि नदियों को लिंक कर पाएंगे ना, कि या क्या ये नदियां उस एरिया में हैं भी कि नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से अगर आपको नहीं पता कहाँ फ्लो करती है, लेकिन एरिया तो आइडिया लगेगा। तो कहां पर? राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर, ठीक है।
और इसके बारे में क्या फेमस है केवलादेव घाना के? आपको पता है रामसर साइट्स, है ना, रामसर। तो अगर आप रामसर साइट्स की बात करेंगे तो 1981 में सबसे पहली बार जो साइट रामसर सूची में जोड़ी गई थी भारत की, वो कौन सी थी आपकी? एक तो चिल्का, ठीक है, चिल्का, और दूसरी आपकी केवलादेव, ठीक है। चिल्का कहाँ है? ये आपकी उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, और ये केवलादेव राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट, रामसर की बात हुई है तो एक और फैक्ट कि रामसर में ही एक चीज होती है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। पता है आपको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड जो होता है? मॉन्ट्रक्स, ठीक है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। अगर आप मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में कहेंगे तो इसमें कौन कौन शामिल है अभी की डेट में? अभी अगर देखेंगे तो इसमें 2 साइट शामिल है। कौन कौन है जल्दी बताइए? एक आपकी लोकटक और दूसरी आपकी केवलादेव, ठीक है। ये होता क्या है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड? कि देखिए रामसर साइट्स में जब जो शामिल हो गई, उन रामसर साइट्स में अगर कोई ऐसी साइट है जो कि उनके रूल्स रेगुलेशन जितने भी उनके वो पूरे पैमाने बने हुए हैं, प्रावधान बने हुए हैं, उनको अगर फॉलो नहीं कर रहा है कोई, या उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसको क्या है, एक रजिस्टर है जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये रजिस्टर है, ठीक है। तो उसमें उसको डाल दिया जाता है, और फिर अगर वो उसको ठीक कर लेते हैं, वहां पे सिचुएशन है जो वो वापस से सही कर लेते हैं, तो वो हट भी जाते हैं। जैसे कि चिल्का, चिल्का लेक है जो वो पहले मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में आ चुकी है, लेकिन फिर बाद में वो हट गई, ठीक है। अभी 2 बची हैं, कौन सी? लोकटक और केवलादेव, ठीक है। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे। चलिए अब बताइए, तो बाणगंगा और गंभीरी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही। और यहाँ साइबेरियन सारस प्रजाति, साइबेरियन क्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है, साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस का ये प्रजनन हेतु यहाँ पे प्रवास करते हैं, ये भी सही है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित संवैधानिक लक्षणों पर विचार करें। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, उपर्युक्त में से कितने लक्षण एकात्मक संविधान के से संबंधित है? बताइए, जल्दी बताइए, कितने हैं संबंधित? देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना गेस वर्क कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। क्या है कि अगर आप एकात्मक और संघात्मक की बात करेंगे, यूनिटरी और आपका फेडरल, तो आप अंदाज लगाते हैं कि भाई जो फेडरल है, अगर ऐसा कुछ होगा पावर, जिसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब केंद्र में और राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि वो आपका फेडरल में आ जाएगा, ठीक है, संघात्मक में आ जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि भाई सेंटर के पास है, केंद्रित है, तो वो एकात्मक में आ जाएगा, यूनिटरी में आ जाएगा। तो आप क्या बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन मेरी आपकी इस मामले में मैं सलाह देना चाहूंगा कि जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उस बुक में आप एक जगह पर विशेषताएं दी होंगी, ठीक है, संविधान की विशेषताएं, तो उन विशेषताओं को एक एक करके पढ़िएगा, और उसमें फिर एक जगह पर लिस्ट दी होगी जहां पर पूरे आपके एकात्मक संविधान, एकात्मक विशेषताएं और आपकी ये संघात्मक, ठीक है। तो उनकी दोनों की आपकी वो जो लिस्ट दी होगी ना, उसको एक बार, एक तो पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करने के साथ साथ जब उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े, तब फिर उसको लिंक करके समझिएगा, ठीक है, तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे क्या है कि अगर आप अंदाज से या फिर दिमाग लगाएंगे, तो ज्यादातर मैंने देखा है कि ये वाला पार्ट गलत हो जाया करता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता और लिखित संविधान, ये तीनों ही आपके संघात्मक संविधान के से संबंधित है, ना कि एकात्मक से। तो तीनों ही यहाँ पर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। तो इसलिए आपको याद कर लेना है उस चीज को, और फिर उसको याद करने के बाद फिर आप उसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे आप उसको लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा कि नहीं ये तो हम आइडिया से कर लेंगे, आइडिया से नहीं होते ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से के निम्नलिखित निर्णय पर विचार करें। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, राधेश्याम शर्मा बनाम पोस्टमास्टर केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो कितने निर्णय इनमें से न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित करते हैं? ये जो भी हैं ये सारे, इनमें से किसमें किसमें सुप्रीम कोर्ट ने
न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहा है। बताइए, गोपालन बनाम मद्रास राज्य किससे संबंधित था? बताइए ये किससे संबंधित था? ये जो गोपालन है ये वाला था आपका निवारक निरोध से संबंधित, ठीक है, निवारक निरोध। इसके तहत क्या है कि जो भी इस केस में क्या था कि कोई भी अगर गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, तो उसका कारण बताना, तुरंत उसका कारण बताना, जिसकी गिरफ्तारी हो रही है उसको उसका कारण बताना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो इस केस में दूसरा ये जो राधेश्याम शर्मा बनाम पोस्ट मास्टर केस है, ठीक है, ये किस चीज से संबंधित है? ये आपका ये बोलता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं भी आपको हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं देती है, ठीक है, हड़ताल की स्वतंत्रता इसमें नहीं है, ये उस केस से संबंधित वाला केस है। उसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये किससे है? इसमें कहा गया था कि जो आपका मूल अधिकार है, ठीक है, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि मूल अधिकार का हनन करता हो, ठीक है, तो ये उससे संबंधित हो गया। केशवानंद भारती तो मील का पत्थर है ही है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारे ही इन सभी में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने न्यायिक पुनरावलोकन को के बारे में कहा है, ठीक है, सभी में इसमें आपका जो जुडिशियल रिव्यू है उसको अलाउ किया है। तो ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। और इवन केशवानंद भारती के बारे में हमने अभी रिसेंटली कल परसों की क्लास में देखा भी था कि शायद फर्स्ट क्लास में हमने केशवानंद भारती के बारे में जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, कि इसमें कहा गया था प्रस्तावना को लेकर के कि ये संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है, मतलब संविधान का अंग है, ये चीज बताई गई थी। और फिर इसको वापस से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने LIC इंडिया केस 1995 में फिर से कहा था, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चारों ही केस जो है वो ऐसे हैं जिसमें कि न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित किया है इन्होंने, तो यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कथनों पर विचार करें। वह पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करता है, किंतु किसी भी संसद में अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जैसे केवल असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला वाला अगर आप देखेंगे तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है, तो यहां ये समझिए कि यहां पर क्या शब्द लिखा हुआ है? संसद। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, और ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। ऐसा आपका जो आर्टिकल 148 है इसमें यह बात लिखी गई है कि संसद में अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है, ना कि सॉरी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ना कि संसद को, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जैसे केवल असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको किस बेसिस पर हटाया सकता है? 2 बेसिस हैं उसके, ठीक है, एक मिसबिहेवियर भी है उसका बेसिस, और एक आपका असमर्थता तो है ही है, एक आपका मिसबिहेवियर भी उसका बेसिस बन जाता है, ठीक है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, ठीक, तो 2 हैं इसके, ना कि एक, जबकि यहां पर केवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी, ठीक है, आंसर यहां पर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 3 पेरेंट बेबी यानी कि 3 माता पिता वाले बच्चों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 पेरेंट बेबी को माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि MRT या माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन तकनीक द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है। जब ये 3 पेरेंट बेबी चर्चा में आया था तब मैंने पेड क्लास में इसको डिस्कस किया था, तो प्लीज पेड क्लास वाले ध्यान दें, गलती मत कीजिएगा। MRT तकनीक में 3 लोगों के DNA के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। अब नाम ही यहाँ पर 3 पेरेंट बेबी है तो 3, तो अब इतना तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। MRT तकनीक से पैदा हुए बच्चों में 99.8% से अधिक DNA स्वस्थ महिला दाता का होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है? देखिए, सेकंड वाले में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों?
क्योंकि एमआरटी तकनीक में 3 लोगों के डीएनए। अब नाम क्या है इसका? 3 पेरेंट बेबी। तो इतना तो लग ही गया कि माता पिता है और एक दाता है, डोनर है। ठीक है, माता पिता तो है ही है और उसके अलावा एक डोनर भी इंक्लूड है, तो यानी कि 3 लोग इन्वॉल्व हो गए इस बच्चे के पैदा होने में, ये तकनीक के यूज होने में। ठीक है, अब 3 इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो सही है। अगर हम इसकी बात करें तो 3 पेरेंट बेबी में एमआरटी या माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन तकनीक है जो द्वारा इसको पैदा किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा वाला है जो, देखो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है कि एमआरटी तकनीक से पैदा हुए बच्चों में 99.8 से अधिक डीएनए स्वस्थ महिला दाता का होता है, जबकि 99.8% डीएनए किसका होता है? माता और पिता का होता है। ठीक है, तो ये वाला है जो गलत हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि कितने पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। IOM वैश्विक प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और एमी ई पोप IOM की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। बताइए इनमें से कितने कथन हैं जो वो सही है, बताइए। तो देखिए IOM, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में है, तो इसके बारे में अगर बताऊं तो IOM वैश्विक प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल सही है। किसके संबंध में है? याद रखिएगा, वैश्विक प्रवासन। ठीक, अगर नहीं पता हो तो उसको याद रखिएगा। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये भी सही है। और एमी ई पोप है ना, ये इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है और आने के चांसेस रखता है। तो तीनों सही हैं, सी आंसर इसका हो जाएगा। खबरों में रहे लॉन्ड्रोमेट देशों के समूह में निम्न में से कौन से देश इस समूह का हिस्सा है? ठीक है, कौन से हैं जो इसका हिस्सा हैं? देखिए ये खबरों में क्यों बना रहा? ये खबरों में इसलिए बना रहा कि ये जो लॉन्ड्रोमेट देश हैं, ये जो कंट्रीज का समूह है, इनके ऊपर एक आरोप लगा था। एक आरोप क्या था? आरोप ये था कि ये रशिया से तेल खरीद के यूरोप में इन्होंने बेचा है। ठीक, तो ये आरोप इनके ऊपर लगा और जब ये आरोप लगा तो इसलिए ये चर्चा में आ गए। तो अब ये देश हैं कौन कौन से बताना है आपको, बताइए। ये ग्रुप आपके सामने है, बताइए कौन सा है। आप लोग बहुत जल्दी आंसर लगा देते हैं, एक बार पहले पूरा पढ़ लिया करिए, उसके बाद आंसर लगाया करिए। ठीक है, और कई बार कल या परसों का मैं देख रहा था, मतलब मैं प्रीमियर को देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि पहले क्या है कि आप लोग बी लिखते हो, फिर तुरंत उसको चेंज कर देते हो, उसको डिलीट करते हो ऊपर। इतना दिमाग क्यों लगाना है, इतना परेशान क्यों होना है? यहाँ पर कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आप अपने आप को आपको खुद को जज करना है बस। कोई जज करने नहीं बैठा, आपको अपना पेपर लिखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इसीलिए मैंने कहा कि तरीका क्या होना चाहिए कि पॉज करना है वीडियो को। ठीक है, जैसे ही आप पढ़ लें एक बार तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा लें, फिर उसके बाद, इसीलिए मैं पहले पढ़ देता हूं एक बार, ताकि कहीं पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो आपको समझ में आ जाए। तो फिर उसके बाद जब आंसर लगा लें, फिर उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करें, है ना, और फिर सुन लें इसको। ठीक है, सही आंसर क्या है उसको सुन लें। तो इसको इस तरीके से ही आपको करना है। ठीक है, तो कौन सा समूह है बताइए? भारत, चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात या सिंगापुर? टर्की, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, आपका सिंगापुर, पाकिस्तान और भारत। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सिंगापुर, चीन। और भारत, ब्राजील, तुर्की, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो बताइए कौन सा समूह है जो सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस समूह को याद कर लीजिए, भारत है, चीन है, टर्की है, यूएई है और सिंगापुर है। ठीक है, भारत, चीन, टर्की, यूएई और सिंगापुर, ये है इसका समूह। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, देश में हुई पहली जल निकाय गणना। ठीक है, पहली जल निकाय गणना। अब देखो पहली हुई है तो आने के चांसेस है ना। पहली जल निकाय गणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देश की पहली जल निकाय गणना की रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट को 18-19 में आयोजित की गई जल निकायों की गणना के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, जो रिपोर्ट आई है उसका जो बेस है वो क्या है? 18-19 की जो गणना है जल निकायों की। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जल निकायों वाला राज्य है। बताइए कितने स्टेटमेंट है जो वो सही है, बताइए जल्दी से। पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जो नए जुड़े हैं वो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। चलिए बताइए इसका
देश की पहली जल निकाय गणना की रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिपोर्ट को 18-19 में आयोजित की गई जल निकायों की गणना के आधार पर तैयार किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जल निकायों वाला राज्य नहीं है। सबसे ज्यादा जल निकाय किसमें है? ये हैं आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे कि अतिक्रमण, सबसे ज्यादा अतिक्रमण है जो जल निकायों में कहां पर किया गया है, तो आपका कौन सा स्टेट मिलेगा? यूपी मिलेगा, ठीक है। ये डेटा भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल है इसका, ना कि यूपी। तो कितने कथन सही हैं? 2 सही हैं, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब अगली स्लाइड है जो वो आपको बताएगी कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। इससे आप मार्क कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपका स्कोर रहा, ठीक है। चलिए, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं अगले दिन का जो भी पेपर होगा उसके टॉपिक्स आपको पहले से बता दूंगा ताकि आप लोग उसको पढ़ के आए, ठीक है। ये अगर आपको टॉपिक चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी वो पेपर मैंने बनाया नहीं है। तो जब मैं पेपर वो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, जब मैं पेपर बनाऊंगा तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि किस पोर्शन को मैंने लिया है, तो फिर मैं आपको पहले से बता दूंगा ताकि आप उसको पढ़ लें, ठीक है। आप टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, इस क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ठीक है, इस जगह को सर्च करेंगे तो भी आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।